दोस्तों नमस्कार। आज शंकर की पुस्तक द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में फिलोसफर रेने देकार्त के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। शंकर बताएं रेने देकार्त का काम और वो कहाँ पैदा हुए और उनका फिलॉसफी पर क्या योगदान है फिलॉसफी में। So, in the entire Western philosophy, Descartes has been the most influential philosopher of all time. और इसकी वजह ये कि 17th सेंचुरी के फिलोसफर थे वो, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। अच्छा। अब 17th सेंचुरी, क्योंकि देकार्त के बाद पश्चिम में विज्ञान का जन्म हुआ। अच्छा। जब तर्क और विज्ञान कोइंसाइड हो गए। अच्छा। और उसमें कहीं ना कहीं देकार्त का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो फिलोसफी में देकार्त रैशनलिस्ट थे, अच्छा। अलॉन्ग विद स्पिनोजा एंड लाइबनिट्स, जो देकार्ट के बाद हुए। अच्छा। रैशनलिस्ट फिलोसफी में वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि जो रियलिटी है, हाँ। जो ट्रुथ है, हाँ। उसको लॉजिक रीजन से जाना जा सकता है, अच्छा। एज कंपेयर टू इम्पेरिकल एक्सपीरियंस। अच्छा। जैसे फिलोसफी में दो स्कूल, फिलोसफी में दो बहुत प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, हाँ। इम्पेरिसिस्ट एंड रैशनलिस्ट। अच्छा। तो इम्पेरिसिस्ट ह्यूम और लॉक थे, जो मानते थे कि द एंटायर नॉलेज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेंसेस। जो इंद्रियां हैं, अच्छा। उससे हर ज्ञान को अच्छा। 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 डिराइव किया जाता है। अच्छा। जैसे लॉक ने इस प्रकार का था हाँ। कि एट आवर बर्थ आवर माइंड इज लाइक टबूल रासा। अच्छा। टबूल रासा मीन्स अ ब्लैंक स्लेट। अच्छा। जब जन्म के दौरान हमारा जो मन होता है, आराम से वही बैठो शंकर। हाँ। वो एक हाँ। ब्लैंक स्लेट होता है। हाँ। और जब जन्म के बाद से जो एक्सपीरियंस हैं, हाँ। जो सेंसेस हैं, उसके थ्रू दुनिया की सारे जो परसेप्शन है, नॉलेज है, हाँ। वो डिराइव होते हैं। अच्छा। लेकिन तो वो मानते थे कि जो एक्सपीरियंस है, हाँ। वही नॉलेज का वैलिड सोर्स है, नॉलेज एक्वायर करने का। अच्छा। तो इनको फिलोसफी में इम्पेरिसिस्ट कहते हैं। अच्छा। रैशनलिस्ट थे देकार्ट, लाइबनिट्स और स्पिनोजा, जो कि देकार्ट सबसे प्रमुख रैशनलिस्ट थे क्योंकि वो पहले थे। अच्छा। ये मानते थे कि जो तर्क है, जो रीजन है, जो लॉजिक है, जो मैथमेटिकल लॉज हैं, इससे सच्चाई के नेचर को ज़्यादा एक्यूरेटली जाना जा सकता है एज कम्पेयर टू मेयर एक्सपीरियंस। क्योंकि ये मानते थे जो एक्सपीरियंस हैं, दे कैन बी डिसेप्टिव। अच्छा। अब देकार्ट का जन्म फ्रांस में हुआ 17th सेंचुरी में। हाँ। तो इनका जीवन बहुत डाइवर्सिफाइड रहा देकार्ट का। बचपन से नॉलेज के भीतर के लिए बहुत गहरी एक अनक्वेंचेबल थर्स्ट थी। हाँ। ये कहते हैं कि किताब पढ़ना ऐसा जैसे मान हस्तियों के साथ वार्तालाप करना। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। और देकार्ट रेशनलिस्ट फिलोसफी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैथमेटिकल थे। जैसे अच्छा। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी फिलोसफी को डोमिनेट करती है, हाँ। 17th सेंचुरी में मैथ्स करती है। यार तुमने बताया लेबनीज का नाम, तो लाइबनिट्स भी तो मैथमेटिशियन वो थे। बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। और ये रेने देकार्त भी थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन थे, बिल्कुल थे। और मुझे लगता है कि जो फिलोसफर थे उमर खयाम भी मैथमेटिशियन थे। उमर खयाम भी थे, पर वो बहुत, उनका काल बहुत पहले का है। अच्छा। तो एक एक चीज मैंने जो इनके बारे में पढ़ा जी कि इनका एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयर फोर आई एम। तो इसको एक्सप्लेन करो जरा। ये इनका एक स्टेटमेंट ही नहीं है, इनकी जो पूरी फिलोसफी है ना, हाँ। वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में है। हाँ। तो जैसे आपने मैथ्स का जिक्र किया, हाँ। तो देकार्ट फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थे। हाँ। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड किसी ज्योमेट्री। हाँ। जब ज्योमेट्री अलजेब्रा का अद्भुत था सिंथेसिस हुआ, उसके देकार्ट फाउंडर थे। अच्छा। तो जो रैशनलिस्ट होते हैं वो मैथ्स को फिलॉसफी में लाते हैं, जिसके जरिए वो रियलिटी के नेचर को डिराइव करते हैं, वो मैथमेटिकल नॉलेज। क्योंकि मैंने कहा कि वो इम्पेरियलिस्ट थे, इसलिए डिसएग्री करते थे, क्योंकि मानते थे जो रीजन है, मैथ है, ये इंडिपेंडेंट है हर चीज के। अच्छा। तो देकार्त, तो ये हुआ, ये इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझे स्टेटमेंट के लिए। हाँ। तो उनकी बुक है इन डिस्कोर्सेस ऑफ मेडिटेशंस। अच्छा। तो आप ये देखो कि एक दिन वो अपने घर के आग के पास बैठे हुए हाँ। इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो हाँ। बहुत सर्टेन है, अच्छा। जो सर्टेनिटी है, जो हाँ। निश्चितता है, क्या उसको पहुंचने का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसी चीज है जो हर चीज के इंडिपेंडेंट रहती है, अच्छा। जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती? अच्छा। अब मैथमेटिकली जैसे कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। हाँ। हाँ होते हैं।
तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ। तो देकार्ड चाहते थे क्या कोई ऐसी चीज है जो बहुत सर्टेन है, अच्छा। जिसके ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं अच्छा। नॉलेज के लिए। अच्छा। तो बहुत कॉन्टेम्पलेशन के बाद वो इस लाइन पे आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ, हाँ। मैं सोचता हूँ, हाँ। और जब मैं कह रहा हूँ मैं सोचता हूँ, हाँ। तो सोचने तो मैं थिंकिंग करता, आई एम अ थिंकिंग बीइंग, हाँ। and for thinking you must have the thinker, just हाँ। as dreaming cannot is not possible without a dreamer. हाँ। तो यस। डेकार्ट मानते हैं हाँ। कि जितने भी सेंसेस नॉलेज है, हाँ। सेंसरी नॉलेज है, हाँ। जो शरीर है, हाँ। इसकी हर एक्टिविटी पर डाउट किया जा सकता है। अच्छा। ये भी हो सकता है कि अब डेकार्ट थोड़ा धार्मिक थे अच्छा। कैथोलिसिज्म से, हालांकि इनकी धार्मिकता वो नहीं थी जो साधारण लोगों की होती है। अच्छा। उनका एक अपना ही बहुत ही रैशनल रिलेशनशिप था गॉड के साथ। अच्छा। तो मानते थे ये भी तो हो सकता है कि जो दुनिया है ना, हाँ। ये किसी डेविल ने बना रखी है, और जो डेविल है वो हर टाइम पे मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मतलब वो हर टाइम पे मुझे इल्यूजन में रख रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं अपनी बॉडली एक्सपीरियंस को मानूंगा ना, हाँ। उनको इजीली डाउट किया जा सकता है। हाँ। मेरे सोने को, मेरे चलने को, हाँ। मैं चल रहा हूँ, जो मतलब ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हाँ। तो देकार्त कहते हैं लेकिन जो थिंकिंग है, हाँ। थिंकिंग है, इसके लिए एक थिंकर चाहिए। हाँ। तो मैं दुनिया की हर चीज पे डाउट कर सकता हूँ, हाँ। पर ये जो थिंकिंग एबिलिटी है, हाँ। इस पे मैं डाउट नहीं कर सकता। अच्छा। अब आप इसको सोचो ना, हाँ। क्या मेरे भीतर एक कैपेबिलिटी है कि मैं हर चीज को डाउट कर सकता हूँ? अच्छा। बिल्कुल, मैं हर चीज पे संदेह कर सकता हूँ हाँ। कि ये चीज क्यों है, ये चीज क्यों है। हाँ। तो ये जो संदेह करने की मेरी क्षमता है, हाँ। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं हूँ। अच्छा। और ये जो आई थिंक देयर देर फोर आई एम। इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है कॉग्निटो एर्गो समो। अच्छा। ये इसका फ्रेंच है। हाँ। तो देकार्त कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। क्योंकि ये जो थिंकिंग है, ये सर्टेनिटी को एक्सप्लेन करती है। मैं हर चीज को, एक्टिविटी को के ऊपर रिलाई नहीं हो सकता। मैं शरीर की गतिविधियों को डिनाई कर सकता हूँ, हाँ। जो एम्पीरियल एक्सपीरियंस है। पर जो डाउट की मेरी कैपेबिलिटी है, हाँ। ये हर टाइम पे मेरे पास है, ये इंडिपेंडेंट है। ये मुझे इस अच्छा। बात का प्रमाण देती है कि मेरी एग्जिस्टेंस है। अच्छा। और जब देकार्त आई कह रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं वो सोल से भी जोड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जो सोल है, हाँ। ये कहीं ना कहीं ये डाउट में ही बसती है, अच्छा। लिंगर रहती है। हाँ। क्योंकि वो कहते हैं कि जो सोल है ये इंडिपेंडेंट है, इस सेंस में वो कहते हैं जो सोल है वो बॉडी के इंडिपेंडेंट है। अच्छा। तो देकार्त इसको आप इस नजरिए से देखो, जैसे देकार्त इस स्टेटमेंट के बिगिनिंग से ये कहते हैं हाँ। कि जैसे विज्ञान है, जो हाँ। विज्ञान के नियम है, हाँ। उनको उनके ऊपर इस प्रकार जाओ जैसे तुम एक जंगल में खो रखे हो अच्छा। और मार्ग कभी नहीं है। हाँ। तो हमारा काम क्या, हम चलते रहे आगे, हाँ। और जो हमारी डाउट की कैपेबिलिटीज है, हाँ। हम स्केप्टिक हैं, हाँ। उसके जरिए मार्ग खोजते रहें। अच्छा। देकार्त कहते हैं मैं ना ही किसी चीज को बिलीव करूंगा ना ही डिसबिलीव करूंगा। हाँ। मैं न्यूट्रल रहूंगा बिगिनिंग में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ, हाँ। और ना मैं ये कहूंगा मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ। मैं न्यूट्रल रहूंगा और मैं स्केप्टिक रहूंगा जब तक जो है मुझे वो चीज ना मिल जाए जो सर्टेनिटी है। तो देकार्त के अनुसार जो थिंकिंग है, जो डाउट की एबिलिटी है, हाँ। ये सर्टेनिटी है, अच्छा। जिसके जरिए नॉलेज को डिराइव किया जा सकता है। अच्छा। और इसी को फिलोसफी में उन्होंने आगे इनेट आइडियाज का। अच्छा, क्या होते हैं इनेट इनेट आइडियाज वो होते हैं जो हर चीज के इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसको अच्छा। आप मैथमेटिकली समझो। अच्छा। जो मैथमेटिकल नॉलेज है देकार्त के अनुसार वो इंडिपेंडेंट है। दो अच्छा। और दो चार होते हैं, तो ये हाँ। हर परिस्थिति में चार होते हैं। हाँ। तो ये एक ऐसा ज्ञान है हाँ। जो इंडिपेंडेंट है। हाँ। तो इसीलिए देकार्त का जो स्केप्टिसिज्म है, हाँ। दैट लेड टू द बर्थ ऑफ साइंस आफ्टर डेथ। तो हाँ। देकार्त इतने मशहूर क्यों है? क्योंकि उनकी 1 सेंचुरी बाद ही जो पश्चिम में ना विज्ञान उत्पन्न हुआ। अच्छा। रैशनलिस्ट थे ये। अच्छा। जब विज्ञान उपलब्ध हुआ, जब स्केप्टिसिज्म, इसलिए देकार्त का कंप्लीट जो स्टेटमेंट है ये स्केप्टिसिज्म है, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहा जाता है। द फादर ऑफ स्पेक्टिसिज्म क्या हुआ? स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद। अच्छा। स्केप्टिसिज्म द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। अच्छा। अच्छा। देकार्त का एक इल्यूजन था ना, जिसको कहते थे मॉन्स्टर। वो हाँ। कहते थे दुनिया की हर एक्टिविटी पे संदेह किया जा सकता है। हाँ। तो ये भी तो हो सकता है कि एक मॉन्स्टर है, हाँ। एक डीमन है, हाँ। वो 24 घंटे मुझे बेवकूफ बना रहा है। हाँ। अगर मैं किसी और एक्टिविटी पर रिलाई करता हूँ, हाँ। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो इस बात का प्रमाण दे सकती है कि मैं हूँ, मैं हाँ। वास्तव में हूँ? तो केवल आपकी थिंकिंग मेरी ही जो ये प्रूफ करती है कि आपका अस्तित्व देकार्त है। के अनुसार हाँ। मेरी जो डाउट की एबिलिटी है, हाँ। ये हर टाइम पे इंडिपेंडेंट है। मैं हर
मैं हर चीज को संदेह करता हूँ, पर मैं संदेह को संदेह नहीं कर सकता। अच्छा। तो ये जो डाउट की मेरी थिंकिंग है, हाँ आई थिंक, मैं हाँ सोचता हूँ, हाँ इसीलिए मैं हूँ, क्योंकि मेरा होना इस बात का प्रमाण है कि मैं सोचता हूँ। हाँ इसीलिए देकार्ट ने जो इम्पेरियलिस्ट व्यू था दुनिया को देखने का, जो एक्सपीरियंस है, हाँ उसको उन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया था, और अच्छा। इस कंक्लूजन पे आए थे हाँ कि जो नॉलेज है हाँ उसको पाने का तरीका ये है कि एक रीजनिंग और एक रैशनल चेन से नॉलेज को एक्वायर करना। जो डाउट से हम वी विल स्टार्ट बाय डाउट, हम संदेह से शुरुआत करेंगे, हाँ। और ये जो संदेह करने की क्षमता है, इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि हम मौजूद हैं। अच्छा, वेरी इसको नाइस। जी, हाँ, और कुछ बताना चाहेंगे डेकार्ट के बारे में? उनकी देकार्त की उनकी अब किताबें हैं जो उन्होंने। देकार्त का मुख्य वर्क ये मिस डिस्कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा। उसके बाद जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो मैंने पढ़ा है उनका, जी मतलब जी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। हाँ तो ये जो स्केप्टिसिज्म है फिलोसफी में, हाँ। इससे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉर्मुलेट करते हैं गणित में, जो अच्छा। कि बहुत ही बड़ा फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन था मैथ्स में। हाँ तो देकार्त का एक जीवन इस प्रकार से था, अगर हम जीवन को भी देखें हाँ तो कुछ टाइम के लिए वो आर्मी में भी काम करते हैं, जैसे उस टाइम पे सब लोग करते थे। हाँ। तो उनकी डेथ बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उनके जीवन के आखिरी 6-7 दिनों में स्वीडन की जो महारानी थी, हाँ वो उन्हें बुलाती है टू ट्यूशन, हाँ टू ट्यूटर हर। हाँ तो देकार्त सुबह 5 बजे से पढ़ाने जाते हैं, हाँ और फ्रांस की जो चिली वेदर है वहाँ का, बहुत ठंड का वेदर, हाँ। 2 दिन के बाद तीसरे दिनों बिस्तर पकड़ लेते हैं, उनको नमोनिया हो जाता निमोनिया हो जाता है। है। अच्छा। ठीक है। तो जब डॉक्टर उन्हें देखने आ रहता है, तो हाँ जब वो डेथ बेड पर रहते हैं, हाँ। तो वही बहुत ही फ्रेल कंडीशन में अच्छा। ये कहते हैं कि समय आ गया है अब ट्यूशन जाने का। हाँ लेकिन तब एक धीमी, एक मतलब देन अ वेरी फीबल विस्पर इज हर्ड हाँ। दैट से अब आत्मा के उठने का समय आ गया है। तो अच्छा फिर वो उस एक इटर्निटी की नींद में सो जाते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा। देकार्त का अब आगे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। अब देकार्त के बाद जो स्पिनोजा है, हाँ। वो देकार्त की फिलोसफिकल फाउंडेशन पर अपनी फिलोसफी बिल्ड करते हैं। अच्छा, स्पिनोजा। स्पिनोजा हाँ। और लाइबनिट्ज को सभी जानते हैं, यूनिवर्सल लेबनीज, लेबनीज वही है लाइबनिट्ज वही है, हिंदी में लेबनीज कहते हैं nth डेरिवेटिव का हाँ, फार्मूला जी, जी, उन्होंने वो- दिया था। ये तीनों रेशनलिस्ट है फिलोसफी में, हाँ, और मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे। हाँ क्योंकि इन्हीं फिलोसफी में जो मैथमेटिकल वर्क है ना, हाँ वो डोमिनेट करती फिलोसफी। ये सोचते थे कि मैथमेटिक्स है ना, हाँ उसके थ्रू इन्होंने फिलोसफी को एक्सप्लेन किया। जैसे आप देकार्त की मेडिटेशन पढ़ोगे ना, हाँ। तो वहाँ वो साइंसेस और बॉडी के बीच में भी ना ज्योमेट्री की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो फिलोसफिकल आइडियाज को मैथ्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो स्पिनोजा ने कैसे उनकी फिलोसफी को बेस बना करके अपना एक फिलोसफिकल आइडिया डेवलप किया? स्पिनोजा 15-16 साल के थे जब देकार्त की डेथ हुई। अच्छा। तो स्पिनोजा जो थे, अब जैसे थोड़ा हमने देकार्त के रिलीजन व्यूज समझते हैं। हाँ चलो, इससे हाँ जाने से बताइए पहले, बताएं। हाँ हाँ, पहले। अब जैसे देकार्त, हाँ, अब देकार्त की मृत्यु के बारे में रहस्य ये भी है कि लार्जली नोन फैक्ट ये है कि ही डाइड ऑफ निमोनिया। हाँ। बट 2009 में बुक निकली जिसमें कहते हैं कि कैथोलिक प्रीस्ट ने उन्हें पॉइजन किया था, ओ। हु अपोज्ड हिज रिलीजियस व्यूज। अच्छा। हालांकि ये एक एस्टिमेशन है, पर कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, देकार्त का गॉड पे ये बिलीव था, वो एक गॉड में मानते थे। हाँ उनका गॉड डिफरेंट इसलिए ना, हाँ वो मानते थे कि जो रीजन है वो तर्क है, हाँ। ये काफी है इस बात का प्रमाण के लिए कि ईश्वर है। अच्छा ईश्वर की एग्जिस्टेंस के लिए सुपरनेचुरल बिलीव की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जैसे हवा में उड़ना, हाँ। जैसे धार्मिक ग्रंथ बड़े मतलब दे आर टीमिंग विद सच सुपरनेचुरल क्लेम्स। हाँ उन्होंने कहा जो रीजन है, जो लॉजिक है, हाँ। ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। जैसे एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, हाँ। तो एक ट्रायंगल का जो 3 सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ, एंगल्स का एंगल सम। का सम होता है 180 डिग्री। हाँ ये एक इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसमें विवाद नहीं हो सकता। हाँ। ये एक एब्सोल्यूट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। जब तक वो इस बात को रिफ्यूट नहीं कर सकता है कि एक त्रिभुज के 3 एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री नहीं होता। हाँ। तो जिस प्रकार से ये ज्ञान एब्सोल्यूट है ना, उस प्रकार जो गॉड है वो भी एब्सोल्यूट है। अच्छा। तो इनका जो गॉड है वो बहुत डिफरेंट है। किस सेंस में? सेंस में लोगों के अनुसार गॉड मतलब एक बीम है जो उनकी प्रेयर को सुनता है। हाँ जिन्होंने मतलब जिसकी वजह से उनका कॉज या एग्जिस्टेंस में है। हाँ। देकार्त के हिसाब से एक परफेक्ट बीइंग है अच्छा जो दुनिया के अफेयर में इंटरवीन भी नहीं करता। अच्छा, गॉड। गॉड। हाँ। उसके बाद से कोई मतलब नहीं कि किसी की डेथ हो गई है, हाँ कोई महान है,
हाँ। कोई नोबल है, कोई रिच है, कोई पुअर है, हाँ वो एक एब्सोल्यूट बीइंग है, एक परफेक्ट बीइंग है। अच्छा उस इस बात से, क्योंकि अगर उस पे हमारी चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना, तो परफेक्ट बीइंग कैसे हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ परफेक्ट बीइंग मतलब जिसकी अब आगे बेहतर होने की सीमाएं नहीं हो सकती, हाँ जो एब्सोल्यूट पॉइंट पे पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो डेकार्ट का ये कॉन्सेप्ट था। अब जो स्पिनोजा थे, हाँ स्पिनोजा का मेन वर्क एथिक्स है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है, हाँ। जो मेरी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, जिसको मैं पढ़ता हूँ, पर आई स्टिल हैवंट गेट ग्रैस्प्ड इट फुली। अच्छा। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है। अच्छा तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो स्पिनोजा के थॉट्स हैं वो पैंथेसिज्म की ओर जाते हैं। पैंथेसिज्म क्या हुआ? पैंथेसिज्म स्कॉलर इंटरप्रेट करते हैं कि वो पैंथिस्ट थे, पर उनकी फिलॉसफी पैंथिज्म से आगे जाती है। पैंथिज्म रफली एक ऐसा व्यू है कि गॉड इज एमिनेंट एवरीवेयर। अच्छा मतलब ईश्वर ईश्वर हर जगह है। हाँ, ये सर्वेश्वर बात करते हैं इसमें। हाँ सर्वेश्वरवाद। अच्छा हाँ, ये हाँ, पर उनकी फिलॉसफी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। हाँ तो उनके ऊपर कभी हम और दूसरी वीडियो में बात करेंगे। पर ये डेकार्ट के ऊपर हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे। हाँ डेकार्ट मॉडर्न फिलॉसफी के फादर थे। हाँ डेकार्ट महत्वपूर्ण इसलिए क्यों है महत्वपूर्ण, और मैं डेकार्ट को पसंद करता हूँ। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं फिलोसफिकल सिस्टम में एग्री करता हूँ, हाँ क्योंकि एग्रीमेंट फिलोसफी में बहुत छोटा वर्ड है। हाँ बहुत छोटा वर्ड। अच्छा कोई भी फिलोसफर, एग्रीमेंट बहुत छोटा वर्ड है फिलोसफी में। हाँ डेकार्ट ने ना स्केप्टिसिज्म की रूट्स को डेवलप किया वेस्टर्न फिलोसफी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जैसे कई ट्रेडिशन होते हैं जो बहुत सुपरस्टिशन में जीते हैं, हाँ जहाँ सर्टेनिटी की वैल्यू नहीं होती। हाँ तो डेकार्ट ने ना लॉजिक को और रैशनैलिटी को हर चीज के ऊपर रखा। अच्छा उन्होंने कहा कि उन्होंने इंसान को कंपेयर किया है साइंस को, हर चीज को, या हमारे एंडेवर्ड्स को, हम जंगल में खो रखे हैं हाँ। और हमें मार्ग का कोई पता नहीं है। हाँ तो उसका तरीका ये है कि खोजते रहो और पाते रहो, अच्छा। कि चीज को एक्सेप्ट मत करो। अच्छा जो सर्टेनिटी है हाँ उसको, मतलब लेट अस बिगिंस विद डाउट। अच्छा हम डाउट से शुरू करेंगे और तब सर्टेनिटी की तरफ सर्टेन जाएंगे। हाँ। और डाउट से शुरू करने का मतलब है कि हम है, ये हाँ। डाउट की एबिलिटी। तो ये उनका स्टेटमेंट था, कॉग्निटो एर्गो सुमो, आई हाँ। थिंक देयरफॉर आई एम। हाँ। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट इन द वेस्टर्न फिलॉसफी। ये हाँ। फिलॉसफी की दुनिया में ना हाँ। सबसे जबरदस्त अच्छा स्टेटमेंट है फिलोसफिकल, आई अच्छा थिंक देयरफॉर आई एम। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंडियन फिलोसफर है जो रेने डेकार्ट से जिनकी थिंकिंग या जिनका काम मिलता जुलता है? इंडियन फिलोसफी को मैंने अभी इतना एक्सप्लोर किया नहीं है, हाँ पर ऐसा बिल्कुल होगा कि इंडियन फिलोसफी में कई फिलोसफर होंगे जिनकी बातें रिजेंबल करती, जैसे स्पिनोजा है। हाँ तो जैसे शंकराचार्य थे ना जो, हाँ सो इन द इंडियन फिलोसफी ही इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ एथिज्म। अच्छा शंकराचार्य थे ना जो, हाँ। उनके ऊपर नास्तिकवाद का जो आरोप लगता है। हाँ। तो उनकी जो फिलोसफी थी वो स्पिनोजा की फिलोसफी कहीं ना कहीं रिजेंबल करती थी, क्योंकि अच्छा फिलोसफी ज्योग्राफिकल होती है, यू कैन नॉट डिवाइड इट ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस। हाँ यस क्योंकि अब डेकार्ट ने कोई चीज गहरी कही है तो यूनिवर्सल है, हाँ। और अगर वो आदि शंकराचार्य ने कही वो भी यूनिवर्सल है। हाँ तो एक बिल्कुल तो नॉलेज जो है पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टी होती है, यूनिवर्सल और होता जो है। लोग नॉलेज से अपने ज्ञान से सोसाइटी को लाभान्वित करते हैं, इसलिए नॉलेजेबल पर्सन जो है पूरे वर्ल्ड का मेंबर होता है, वो पूरे विश्व समुदाय की परिवार का सदस्य होता है। बिल्कुल। वो उसका प्रसिद्धि, उसका काम देश काल की सीमाओं से परे होता है। बिल्कुल। अब हाँ। डेकार्ट जिस रात को कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, आई थिंक देयरफॉर आई एम, हाँ ये होगी 350 साल पुरानी बात। उन्होंने सोचा भी था नहीं। ओहो 16 बताओ, उनकी- 350 साल पुरानी बात को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उनकी डेथ हुई थी 1596 में। ओह 1596 में। अच्छा। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इतने टाइम बाद के वर्क जीवित रहेंगे। हाँ। और डेकार्ट का के तुरंत बाद हाँ। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन मिलता है साइंस में। अच्छा उनका जो स्केप्टिसिज्म था ना, दैट लेड टू द बर्थ ऑफ साइंस। अच्छा इसलिए पाश्चात्य इसलिए इतना आगे रहा, हाँ अनसर्टेनिटी के कारण। हाँ और एक वेस्टर्न फिलोसफी की ब्यूटी क्या है कि वहाँ गुरुडम बहुत कम चलता है। अच्छा गुरुडम का मतलब ये मेरा गुरु में इसका वहाँ शिष्य बिल्कुल होते हैं। हाँ पर लेकिन उनकी अलग इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ। जैसे इसको आप इस अर्थ में समझो, जैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो के विषय में कहा था हाँ कि देयर इज ट्रुथ बट देयर इज स्टिल द ट्रुथ, कि प्लेटो प्रिय है पर सबसे प्रिय सच है। हालांकि वो प्लेटो इज डियर बट डियरेस्ट इज द ट्रुथ, इज स्टिल द ट्रुथ। हाँ तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे इंडियन फिलोसफी में क्या होता है, जो गुरुडम चलता है ना, कि जैसे एक रिलेशनशिप होता है तो जो गुरु कहता है उसकी बात को मान लो सर्टेनिटी में। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ एक
हालांकि गुरुडम का वहाँ इन्फ्लुएंस रहता है, पर वहाँ हर इंसान ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग करता है। हाँ। वो रुकता नहीं किसी से, वो थॉट की ना जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ। अब स्पिनोजा, डेकार्ट तो आगे क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। पर उनकी जो फाउंडिंग प्रिपोजिशंस हैं उनके ऊपर अपनी खुद ही फिलॉसफी बिल्ड करते हैं। हाँ। तो ये डेकार्ट के ऊपर हमारे बहुत ये कंसाइज, लोग हालांकि फिर बोलो क्या है कि कौन, अरस्तु के नहीं, प्लेटो के लिए कौन बोलते हैं? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य रहते हैं, और प्लेटो रहते हैं अरस्तु उसके सोक्रेट्स सोक्रेट्स के। के। हाँ। तो एरिस्टोटल कि- एक बहुत कम एज पे प्लेटो इज डियर बट द ट्रूथ इज प्लेटो इज डियर हाँ। बट स्टिल द डियर इज ट्रूथ। डियरेस्ट इज द ट्रूथ। इसको आप ऐसे समझो जैसे ब्रूटस ने सीजर के विषय में कहा था हाँ। कि सीजर प्रिय है पर सबसे अधिक प्रिय रोम है। रोम है। तो इसी के अर्थ में कहते हैं कि प्लेटो प्रिय है क्योंकि वो मेरा शिष्य है, हाँ। शिष्य मेरे गुरु है। गुरु। और प्लेटो सच में प्रिय थे, वो बहुत ही एनग्मेटिक इंटेलेक्चुअल बीइंग थे, मैथमेटिकल विजनरी थे। अच्छा। पर सबसे प्रिय तो सच है। तो उन्होंने प्लेटो की बात को एकदम सर्टेनिटी नहीं मान लिया कि यही सच है। हाँ। और इंडिया में एक ये गुरुडम चलता है, जैसे इसको आप आज की लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, तो लोग जाते हैं, हाँ। लोगों के डिसाइपल होते हैं, गुरु बनते हैं। हाँ। जैसे इसको आप ओशो की लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ। तो जैसे ओशो थे, मेरे जैसे उनकी डेकार्ट स्केप्टिसिज्म से, हाँ। तो उनकी जैसे ओशो के दो हिस्से थे, एक थे पब्लिक इंटेलेक्चुअल, हाँ। जहाँ हर विषय में बोल रहे हैं, हाँ। और वहाँ मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ ओशो का। अच्छा। कि जैसे 70s के टाइम पे उन चीज़ों में बोल रहे थे, हाँ। मतलब जिनमें ज़्यादातर जो इलिस्ट लोग होते हैं वो रिफ्रेन करते हैं। हाँ। वो नॉलेज पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को जो है मतलब उस दिशा की ओर जाना है जहाँ वो हर चीज़, जहाँ रूढ़ियों से ऊपर उठे, हाँ। जहाँ नए आइडियाज़ का वेलकम हो। हाँ। तो वहाँ तक मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ। पर जब कोई इंसान ये कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे पास एक ऐसी टॉनिक है विच विल क्योर ऑल योर इलनेस, जो तुम्हारी हर बीमारी का इलाज कर देगी, तो वहाँ वो इंसान परनिश बन जाता है। तो ओशो जहाँ तक ये कहते थे, जहाँ तक वो इंटेलेक्चुअल बीइंग है, वहाँ तक मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। पर जहाँ तक वो गुरुडम शुरू होता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, वहाँ कहीं ना कहीं सर्टेनिटी बनी है। अब शंकर ये बताया जरा, लास्ट में कंक्लूड करने से पहले हम किसी और दार्शनिक पे जो आपने पढ़ा है उस पर बात करेंगे। आप अगर कुछ शेष आपके पास हो बहुत संक्षिप्त शब्दों में डेकार्ट के ऊपर, और उसे होगा तो आपके पास बहुत कुछ, खैर लेकिन बहुत कुछ। हाँ, लेकिन अभी हम कंक्लूड करते हैं जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं डेकार्ट पर, तो अगर कुछ छूट गया बहुत इंपॉर्टेंट तो आप बताएं। डेकार्ट की जो पूरी फिलॉसफी है उसको कंप्राइज करना एक वीडियो में इम्पॉसिबल है। हाँ। पर जिनका जो फ्रेज है कॉग्निटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये उनकी जो फिलॉसफी का पूरा जो कल्मिनेशन है, जिनका जो मेन, जिस मतलब पूरा जो आधार स्तंभ है, बिल्कुल जैसे आप एक सागर, गागर में सागर, हाँ, तो इस लाइन में उनका जो पूरा फिलोसफिकल ओशन है वो इस ड्रॉप में, अच्छा, वो इस बूंद में, अच्छा, कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हाँ। तो शंकर बहुत बढ़िया लगा। अब हम आपके किसी दिन जब समय मिलेगा तो किसी दूसरी पुस्तक पर जो है चर्चा करेंगे, और अब हम चाहेंगे आगे की, जैसे उमर खयाम का आपने रुबायत पढ़ी है, होमर की इलियड और ओडिसी पढ़ी है ना, और योगी कथामृतम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।